सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये, आज उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया का फैसला है उसको मिनवन तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं है, वो 90 डेज से कैसे आगे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त ये जो मरियम की आपने सुनवाई, क्योंकि मैं यहाँ इस इलाके में होता, अगर वो नहीं डरती तो फिर इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करती। खान साहब पहले भी लाडले थे और अब भी लाडले हैं। ये तो उनसे पूछिए जी, मैं तो उनका तर्जुमान करें, उन्होंने भ्रष्टाचार करते हुए कहा है। इसके बावजूद अगर आपको शक है और आप उस शक का इजहार करेंगे तो लोग स्पेकुलेट करेंगे। व्हाट आर यू, आप कर क्या रहे हैं आपके अपने साथ? ये कौन सा क्वालिफिकेशन है आपका? मजहब क्वालिफिकेशन है टैक्स एक्सपर्टीज का? हाँ? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है यार, ये किस रुख पे हम निकले हुए हैं ऐसे मौके पे। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े एंटीना की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जा सकता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जा सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, आज आप मार्केट में जाएं और जाके कोई भी चीज खरीदें, जिस निर्ख पे आपको आज वो चीज मिलेगी कल उस निर्ख पर आपको वो चीज नहीं मिलेगी, उसमें होशरुबा इजाफा कर दिया जाए। पाकिस्तान के रिजर्व की बात की जाए तो 2.8 अरब डॉलर पर आ गया है। सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन है, परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातें अभी भी शायद इस संगीनी का अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। आज खान साहब ने भी कौम से खिताब किया, आज मरियम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगू निकलकर सामने आई। पहले मैं बात कर लेता हूं मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा ने आज ये तासुर देने की कोशिश की है कि खान साहब जो कि पहले लाडले थे अभी भी लाडले। गालिबन उनका इशारा इस तरफ था कि गुज़िश्ता रोज जो फैसला निकलकर सामने आया कि जनाब पंजाब में और केपी में इलेक्शंस होने चाहिए और आईन ये कहता है कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पिटीशन अदालत में लेकर गई और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। आज फ्रॉम नोवेयर मरियम नवाज साहिबा ने किस कॉन्टेस्ट में ये बात की, जनाब कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो उनसे जरा जाने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा ने भी आज खिताब किया। उनकी खिताब में जो चीदा बातें थी वो मैं आपके सामने रखूंगा और उनका मौकिफ दो चीजों पर था। एक तो चीज ये जनाब कि आज उनकी अपोजिशन, उनके जो सियासी हलीफ हैं, वो अदलिया को दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि केपी और पंजाब में इंतखाबात ना करवाए जाए। उन्होंने कहा कि हमें अदलिया के साथ खड़ा होना होगा, अदलिया का फैसले का एहतराम करना होगा। अगर अदलिया ने एक फैसला सुनाया है तो हमें उसकी हिफाजत करनी होगी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया का फैसला है, सबको मिनवन उसको तस्लीम करना चाहिए। दूसरा उनकी बात का महवर यह था कि उनके दौरे हुकूमत में जितने भी बड़े फैसले होते रहे जो कि वो समझते हैं कि वो उनकी तरफ से नहीं किए गए, उसमें एक्स आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे। उन्होंने अमेरिका को जाके भी ये बात बोली कि जनाब इमरान खान साहब बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं, वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है। और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद बातचीत हुई, बातचीत के बाद एक फार्मूला तय पाया, ये फार्मूला वो अमेरिका लेके गया, अमेरिका में मंजूरी हुई और उसके बाद यहां पर एक रजीम चेंज हो गई। इस तरह का तासुर उन्होंने आज दिया और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एक्स आर्मी चीफ जो बदउनवानी है, जो करप्शन है, उसको गुनाह नहीं समझते थे और वो कहते थे जनाब इनके साथ बैठकर बात कर ली जाए, इनके साथ बैठकर मुफाहमत कर ली जाए, इनको तस्लीम कर लिया जाए। क्योंकि एक अरसा पहले ही शहबाज शरीफ साहब के केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन हम इसको साबित नहीं कर पाए। उसकी वजह यह थी कि कभी शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द हो जाता था, कभी जज साहब नहीं आते थे, कभी कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम थी और उन्होंने ये तासुर दिया। उनकी बातों से ये लगा कि जनाब इन तमाम चीजों एक ही शख्स थे और वो थे एक्स आर्मी चीफ, और आज उन्होंने खुलकर इस हवाले से बयान दिया है। तो जनाब इन तमाम चीजों पर बात करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान की मईशत की तरफ किसी का ध्यान है या नहीं है। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए। मईशत इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन आवाज़े खल्क हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें हम अवाम की राय को मुकद्दम समझते हुए अवाम की राय अपने शो में शामिल करते हैं। अवाम की राय जानते हैं जनाब, अवाम ज़िमनी इंतखाबात चाहते हैं या जनरल इलेक्शंस चाहते हैं। अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है और अखराजात होते हैं, सारा बोझ वहाँ के ऊपर पड़ता है। असल में होने चाहिए जनरल इलेक्शन। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट जो लेके जाएगा वो इमरान खान ही लेके जाएगा। ये तो सब चोरों का टोला बैठा हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में ये जो प्रिवेंशन असेंबली का कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट
कौमी असम्बली का इलेक्शन होने चाहिए। और जिस तरह की ये अब क्या कहूँगी चोर गवर्नमेंट है या रजीम चेंज के तहत आई है, ये किसी सूरत भी कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं करवाएगी। जनरल इंतखाबात होनी चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि एक प्रॉपर सेटअप बन जाए। इलेक्शन हो तो चारों सूबों में होने चाहिए, आम इलेक्शन होने चाहिए, आवाम के लिए होने चाहिए। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के उसके मुताबिक तो जो है इन चोरों को हटाने के लिए जनरल इलेक्शन होने चाहिए। ज़मीनी इंतखाबात के इसलिए आम इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि मुल्क डूबा हुआ है कर्जों में, तो ये क्या ज़मीनी इंतखाबात कर रहे हैं, आम इंतखाबात ही होने चाहिए एक बार, क्योंकि खर्चा बार बार तो नहीं होता है। होने चाहिए और महंगाई बहुत ज़्यादा है, असली हुकूमत तो बहुत तंग है, गरीब लोग हैं, सारा गुजारा ही नहीं होता। दिलचस्प बात तो ये है कि अगर हमारी आवाम में इतनी सोच समझ है कि वो कहते हैं कि जनाब जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, बार बार इलेक्शंस करा के क्यों कौमी खजाने पर बोझ डाला जाए, तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये बात सोचते। और असल खबर ये है, खास तौर पर बात करूं मुस्लिम लीग नून या बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा तो अब जनाब सारे मामले में इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। एक बयान उनका पहले यह भी था कि हमें जो असल हुकूमत मिली है वो 28 नवंबर के बाद मिली है और एक बार फिर से वो इदारों पर जोर आजमाई कह लें या प्रेशर डालने कह लें, इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैसर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जमान कैरा और जफर हिलाली साहब भी आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू असद कैसर साहब। सर, आज जो खान साहब का बयान था, मैं एक्स आर्मी चीफ के हवाले से भी आपसे सवाल करूंगा। सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये, आज उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया का फैसला है उसको मिनवन तस्लीम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमान में यह खदशा है कि जनाब पंजाब में, केपी में इलेक्शंस नहीं होते, ऐसा है? देखिए, आपको पता है कि गुज़िश्ता दिन जो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, एक तारीखी फैसला है और इस फैसले ने पाकिस्तान की आइन को बचाया है। क्योंकि ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आइन में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के इलेक्शन हो और ये जो ना लेतुलाल से काम ले, ये कोई जो ना लैम एक्सक्यूजेस बनाए और कोशिश करे कि इसको डिले करे, तो इसका मतलब ये कि तो आइन को तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत संगीन बात हो जाएगी। देखिए, एक चीज है कि हमें सब कुछ जो है ना कानून और आइन के अंदर करना चाहिए। तो जो आज खान साहब ने कहा है कि हम तो अदालत की फैसले के एहतराम करते हैं, हम अदालती फैसले के साथ होंगे। अगर कोई ये करते हैं कोई इस तरह, तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है और इसको हम और अगर करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? सर, आपने तो कहा था वो जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे, उसका भी कुछ अभी तक फिलहाल सीजन से निकलकर सामने नहीं आ रही। नहीं, वो असल में जेल भरो तहरीक के लिए हमारी पूरी तैयारी हो रही है, इस पर पूरी मुशावरत हो रही है, इसके लिए फंडिंग हो रही है और इसके लिए हमने एक पूरा कैंपेन चलाना है। लेकिन सबसे पहले देख रहे हैं कि अदालतें क्या कर रही है। अगर अदालतों की फैसले आते हैं और हमारे मुतालबा जो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो फिर हम जेल भरो तहरीक क्यों कर रही है? हम तो इसलिए कर रहे हैं कि ये आइन को मातर करना चाहते हैं। ये बट सर, खान साहब ने जो आज खिताब किया था, ये बात तो सर इसमें अदालत का फैसला बिल्कुल मिनवन तस्लीम होना चाहिए, लेकिन सर ये तो बात की बात है, पहले तो आइन ही कहता है विद इन 90 डेज आपने अगर असेंबलियां तहलील की हैं तो उसके इंतखाबात होने चाहिए नॉट मोर देन 90 डेज। सर, ये तो आइन हमारा कह रहा है ना, आइन मुकद्दम है। उसके बाद आप लोग पिटीशन लेके गए तो उन्होंने अदालत की जानिब से फैसला सामने आया। खान साहब के आज खिताब की अगर मैं सीधा चीजें सामने रखूं तो उससे मुझे ये गुमान हुआ या एक तासुर है कि शायद ऐसा लग रहा है कि अभी भी हुकूमत जो है ना इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। आपने कहा खान साहब ने कि जनाब हमें अदालती फैसलों पर खड़ा होना है, तो ऐसा है अभी भी आप लोगों के जहन में? आप बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं और ये कोई लैम एक्सक्यूज निकाल रहे हैं, आपस में उसकी मुशावरत है, हमें पूरी खबर है इसका। और ये जो है ना शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो 90 डेज से कैसे आगे जा सकते हैं? दूसरी बात यह है कि देखिए, इस वक्त ये जो मरियम की आपने तकरीर सुनवाई, क्योंकि मैं यहाँ इस इलाके में होता, अगर वो नहीं डरती तो फिर इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करती? असेंबली तोड़ दे, ठीक है। ये देखे, ये जो अभी है तो ना, ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ऐलान करना किसने है। गवर्नर साहब ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, किसने करना है? गवर्नर कह रहे हैं हमने तो नहीं साइन किए, जो हमारे पास समरी आई थी असेंबली तोड़ने की, तो हम तो नहीं करेंगे अनाउंस। नहीं, असल में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका करेगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंड है कि वो इलेक्शन 90 डेज में करे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आएगा। देखिए, हम
अभी अवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर ये मुल्क में आइन को मातर करते हैं, मुल्क में किसी कानून को नहीं मानते, ये अदालतों के फैसले को नहीं मानते, तो फिर ये अवाम तो जो है ना फिर अपना हिसाब खुद लेगी। यानी मुल्क को इस तरफ ना लेके जाए कि मुल्क पे जंगल का कानून बन जाए। ये पाकिस्तान है, एक कानून के तहत चलता है, एक आइन के तहत चलता है, हम सब ने आइन के तहत चलना है। और फिर ये तो इस तरह के बनाना रिपब्लिक उन्होंने बनाया, इसलिए सिंपल मुतालबा, इनसे गवर्नेंस नहीं संभल जा रही, इनसे महंगाई नहीं कंट्रोल की जा रही, इससे इकोनॉमी बहुत बर्बाद कर दी है, इसने इदारों को जिस हाल में लेके गया। यानी मैं आपको और बताऊं, हमारे सूबे में इस वक्त सूरत ये है कि चीफ मिनिस्टर बराए नाम है, गवर्नर बैठा है गवर्नर हाउस में और अकरम दुरानी उसके साथ बैठे हैं, तमाम मिनिस्टर अपॉइंट वो करें। अभी जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो गवर्नर हाउस से हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो है ना वैसे उन्होंने बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, सीनियर पोजीशन पे रहा है और अभी बहुत मतलब उसका जो एज तकरीबन 80+ है। हम तवक्को रखते हैं कि वो अपने अथॉरिटी को असर्ट करे, वो बताए तो जो है ना गवर्नर के पास क्या अख्तियार है कि वो यानी जो कुछ काम हो रहा है वो आइन और कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, कोई कानून की सुनवाई नहीं है। ये मुल्क को उन्होंने एक बनाना रिपब्लिक बना दिया। सर आपको लगता है ये खान साहब का फैसला दुरुस्त नहीं था कि अपनी हुकूमत को तोड़ देना पंजाब और केपी में, जो सूरत हाल उसके बाद से पैदा हो रही है? डू यू रियली थिंक सर, आपको रिग्रेट होता है कि आपने गलत फैसला? सियासत में गलत सही फैसले होते रहते हैं टाइमिंग के हिसाब से। मैं उन लोगों में था कि मेरी ओपिनियन ये थी कि नहीं करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को जो है ना हमें नहीं डिसॉल्व करनी चाहिए। उस पर मैंने अपनी पार्टी के अंदर दलाइल भी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इमरान खान जो कह रहा था वो ठीक था, क्योंकि देखो हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था। इनका जो प्लान था उसका प्लान ये था कि वो किसी तौर पर जो है ना इमरान खान को नाअहल करा दे, और अगर रूटीन सिस्टम था तो इलेक्शन की तो करीब भी नहीं आते। यानी एक तो उनकी जो अहदाफ थे कि इस तरह जो मुल्क को दिवालिया किया, सब कुछ किया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो फैसला था जो असेंबली डिसॉल्व करने का, ये बहुत दानिशमंदाना था। हम शायद जो अब मशवरे दे रहे थे, हमारे मशवरा जो है ना जो नजर आ रहा है। एक चीज और भी है, मैं फिर एक्स आर्मी चीफ के वाले से बात करूंगा। सर जब शहबाज गिल साहब का जिस्मानी रिमांड दिया गया, खान साहब ने, मैं फिर माजरत के साथ जो बात है वो उन्होंने तनकीद की, फिर उन्होंने कहा कि रात को अदालतें खुल गई। सर आपके खिलाफ फैसला आता है, आप लोग अदालतों पर तनकीद करते हैं, आपके हक में फैसला आता है, आप आवाम से कहते हैं कि अदालतों के फैसलों पर खड़े हो जाए। सर हम कब इस बात को मानेंगे कि फैसला जो भी हो अदालत का एहतराम मलूज़ खातिर है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त जो हमने बात की, यानी इस पर तो हमें एक कंसर्न ये था कि अदालतें जिस वक्त खुली थी, ठीक है, उसका हमने हमेशा अदालतों की जो फैसले उसका एहतराम किया। अगर हमें कहीं इख्तिलाफ रहा है तो हम इसके खिलाफ मुख्तलिफ फॉर्म पे गए हैं, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा कि कभी अदालत के ऊपर हमला हुआ, कभी अदालत के साथ जो कोई तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार किया है। फैसले के ऊपर तो आप कह के आपको उसके ऊपर जो है ना आप अपना ओपिनियन दे, अपना इजहार राय करे कि फैसला गलत ठीक पर तो आपका हो सकता है, लेकिन कभी हमने अदालती तौहीन नहीं किए जो लोग कर रहे हैं। अच्छा सर आप स्पीकर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये 43 अराकीन की जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे, फिर डी नोटिफाई भी आनन फान उनको कर दिया गया, आप अदालत चले गए, ये फैसला आपके हक में आया है कि ये डी नोटिफिकेशन मामला खत्म हो गया, लेकिन स्पीकर का जो फैसला था उसको एक्सेप्ट करने का इस्तीफों का वो बरकरार रहेगा। सर मैं चाहूंगा सर आप इसकी तशरीह करें, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं, तो वो 43 अराकीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो असेंबली सेशन का हिस्सा बन सकते हैं या उनके इस्तीफे मंजूर हो गए? देखिए अभी मैंने फैसला डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन हम मजीद भी जा रहे हैं अदालत में, और शायद कल या मतलब मंगल को हमारी जितनी भी 17 महीने बाकी हैं वो भी चले जाए। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़, एक तरफ तो स्पीकर साहब कह रहे थे और जो हमारी उसके साथ मीटिंग हुई थी कि मैं सबको बुलाऊंगा, वो सारे इस्तीफे जो है ना वो हैंड राइटिंग हो, और फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस सबका हवाला दिया, और फिर जब फैसला किया तो न किसी को बुलाया, न कोई हैंड राइटिंग देखा, न देखा कि फैसला किया। उन्होंने जो कुछ किया है उसके अपने बयानी के मुताबिक वो इलीगल है। इनकी जो फैसला हुआ है इसमें कोई कानूनी। सर आखिरी बुनियादी सवाल सर, बस इसका प्रिसाइजली जवाब दे दीजिएगा। कौमी असेंबली के स्पीकर की हैसियत से आप माजी में रहे सर, ये बताइएगा स्पीकर का फैसला फाइनल होता है, अगर आज नहीं तो कल अगर कोई रुकने कौमी असेंबली आके इस्तीफा देता है, फिर वो अदालत चले जाता है, मेरा इस्तीफा असद कैसर साहब ने, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, एक सिचुएशन रख रहा हूं कि एक्सेप्ट कर लिया, तो सर फिर क्या स्पीकर का फैसला बस फाइनल है, यही है अथॉरिटी?
नहीं, वो असल में ये आप तो देख लिया कि स्पीकर ने एक फैसला इससे पहले भी किया और सुप्रीम कोर्ट को रद्द किया। मतलब स्पीकर का जो भी हो, वो कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जो आइन और कानून के खिलाफ हो। जो आइन के अंदर जो है उसके मुताबिक वो अपनी सारा आइन से आगे करेगा तो कोई फैसला फाइनल नहीं होता। जनाब असद कैसर हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इन तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे और क्या मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हुकूमत सोच क्या रही है कि भाई ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब इसको चैलेंज किया जाएगा या केपी पंजाब में इंतखाबात होंगे जो कि आइन में लिखा हुआ है। कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, एडवाइजर टू पीएम है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आप इलेक्शंस करवाएं, क्यों नहीं करवाते हैं? पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी इंतखाबात में जा रही थी ना सर, इस हवाले से फैसला हुआ ये नहीं हुआ? मैं बशमूल हुकूमत की बात कर लेता हूं, हुकूमत की जानिब से ये फैसला हुआ, क्योंकि अभी मेरी इत्तलात के मुताबिक फैसला नहीं किया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में जाना है नहीं जाना, या केपी पंजाब में इंतखाबात कराने या नहीं करवाने। अभी तक हतमी फैसला नहीं किया, हमने नॉमिनेशन जमा कराए हैं, अपने काजियों के साथ बैठ के देखेंगे इस पर हतमी फैसला क्या करना। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सोच है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जाना चाहती है ना ज़िमनी इंतखाबात में या केपी पंजाब इंतखाबात में, तो आप लोग जाएंगे सर? या क्या होना चाहिए इसके बारे में तो मैं अपनी जमात के अंदर राय दे सकता हूँ। अच्छा, आपके साथ फिलहाल मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो मेरी जमात जब अपने साथियों के साथ बैठ के फैसला करेगी फिर आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। दुरुस्त हो गया सर, ये बात भी दुरुस्त हो गया। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, ये बताइए कि क्या ये इंतखाबात केपी और पंजाब वाले ये आगे जा सकते हैं? अपनी मुद्दत जो 90 रोज की जो मुद्दत है इससे आगे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए इफ्स एंड बट्स के साथ तो जो बातें की जाए उसकी तो लिमिट होती ही कोई नहीं। अच्छा, चाहे आप उसको फैला सकते हैं। यस, ये भी बात दुरुस्त हो गई सर। इफ एंड बट्स दोनों हो सकते, ठीक है सर, इफ एंड बट्स पे हो सकती है बात, और यस और नो दोनों हो सकते हैं, लेकिन सर आइन पर तो कर सकते हैं ना हम बात। आइन पाकिस्तान ही कहता है 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात कराने, और पीपल्स पार्टी तो ये बात कहती है कि हमने आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल किया है। खान साहब ये कह रहे हैं अगर नहीं करवाए तो आर्टिकल 6 लगेगा। खान साहब की बात तो कोई मोतबर नहीं कि उसको जवाब दिया जाए। अच्छा, हाँ, आइन के अंदर रहना है, आइन के तहत ही बातें होंगी। जो भी प्रोसीजर है, आज है कल है, जब भी इलेक्शन है, वो सब कुछ आइन के तहत होना है। अच्छा, लास्ट टाइम सर मेरे शो में आप थे, आपने कहा था कि जो टाइम है आइन के मुताबिक उसमें केपी और पंजाब में इंतखाबात होंगे। आज मुझे लग रहा है कि शायद आप कह रहे हैं कि थोड़ा आगे जा सकते हैं, या मैं गलत हूं? मैंने ऐसी कोई लफ्ज आपको नहीं कहा। मैंने ये कहा था, हमेशा कहा है कि हमें आइन और कानून के अंदर रहते हुए कोई वजह ही नहीं है कि संविधान जाया जाए उसके अंदर। ठीक है, चलें सर। अच्छा, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि 90 रोज के बाद चले जाए इंतखाबात? क्योंकि विद इन 90 डेज का मैंने पढ़ा था सर, और यही सबसे सुनता हूं मैं। तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश है इनमें कि 90 डेज के बाद हो सकते हैं? ये तो कोई आइन का माहिर ही उसकी को मुश्किल कर सकता है। जो इसके प्लेन बेसिक्स है वो तो आपको भी पता है, मुझे। ठीक है सर, फिर मैं आइन के माहिर साहब की जो बात है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप ही की पार्टी से ताल्लुक है, एतजाज साहब पिछले हफ्ते मेरे साथ शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा विद इन 90 डेज है भाई, इससे ज्यादा नहीं है, एक दिन भी ज्यादा नहीं है, और जो इस तरह करेगा वो आइन तोड़ने के जुमरे में आएगा। 90 डेज के अलावा कोई इसके अलावा कोई चारा है नहीं, ये उनका ख्याल था। बिल्कुल कानूनी माहिर हैं चौधरी साहब की इंटरप्रिटेशन अदालतों में रोज वो इंटरप्रेट करते हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन को अदालत मान भी लेती है, नहीं भी मानती, दुरुस्त भी होती है, नहीं दुरुस्त भी होती। अच्छा, ये तो उनकी एक राय है, बिल्कुल उस राय का मुझे एहतराम है। सही है, हो सकता है बाकी लोगों की राय उस तरह ना हो। अच्छा, लेकिन ये तो डिपेंड करेगा कि अगर किसी वक्त में जाके अदालत के अंदर फैसला लगा तो क्या अदालत चौधरी साहब की राय को मानती है या किसी और की राय? दुरुस्त हो गया सर बात। अच्छा सर, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि अदलिया के साथ खड़ा होना होगा, बिल्कुल अदलिया ने फैसला किया है उसको मिनवन मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। मरियम नवाज साहब का भी बयान सामने आया कि आज भी खान साहब लाडले हैं, जैसे पहले लाडले थे आज भी लाडले। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अदलिया के साथ किसी को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अदलिया आइन के तहत अपना काम करे, सारी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। फौज आइन के तहत काम करे, सारी कौम फौज के साथ खड़ी है। अगर कोई इदारा आइन से बियॉन्ड जाएगा या अदलिया इंसाफ से हटके कोई फैसले करेगी तो फिर यकीनन उस पर तनकीद के पहलू आएंगे। अच्छा, लेकिन अदरवाइज तो सारी कौम उनके साथ है। अकेले इमरान खान क्यों उनको पार्टीजन बनाना चाहते हैं? अच्छा, चलें सर मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद
तो मरियम नवाज साहबा के वाले से मैंने सवाल किया था, वो शायद आपके जहन से निकल गया होगा, मैं दोबारा कर लूंगा आपसे कि मरियम नवाज साहबा समझती है खान साहब पहले भी लाडले थे और अभी भी लाडले। सर ये लाडले किसके थे और आप भी क्या ऐसा समझते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है खान साहब के मुखालिफ आप भी हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद है। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइएगा, मरियम नवाज साहबा का आज बयान आया है, खान साहब पहले भी लाडले थे और अब भी लाडले हैं। अभी उन्होंने किस तनाजुर में कहा है और क्या आप भी ऐसे समझते हैं? सर इस पर आपकी क्या राय, आप समझते हैं उनको अभी भी लाडला? ये तो उनसे पूछिए जी, मैं तो उनका तर्जुमान दे। अच्छा, उनसे किसी तर्जुमान से। ठीक है सर, कायरा साहब क्या समझते हैं? ऐसा है लाडला बीबी लाडला है और पहले किसका लाडला था? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं सिर्फ उतना कह रहा हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करनी है आप आजाद है, कर सकते हैं। अच्छा चले, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता। सर ये IMF के मुआहदे के हवाले से हुकूमत में काफी बेचैनी है, हुकूमती हल्के सर, कारोबार में भी काफी ज्यादा लोगों में बेचैनी है कि वो IMF से मुआहदा हुआ है नहीं हुआ है। तो सर कंफर्म करेंगे हो गया मुआहदा? आप तशवीश पैदा ना करें, आपके सागदार साहब ने जो कहा है उस बात को यकीन करें। उन्होंने प्रस्ताव करते हुए कहा है, इसके बावजूद अगर आपको शक है और आप उस शक का इजहार करेंगे तो लोग स्पेकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को ये कहेंगे कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है उसको मानना चाहिए तो लोग मानना। ठीक है सर, बिल्कुल मानना चाहिए। स्टेट ने जो कहा है उसको मानना चाहिए, लेकिन सर लोगों में तो तशवीश है ना। ये आपका लेकिन ही तो लड्डू है। एक बंदे ने क्लियर टर्म्स में, बड़े वाज़ेह टर्म्स में उनकी प्रेस रिलीज को सामने रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बावजूद अगर आपको सवाल है तो हम क्या सर? सवाल करना मेरा काम है और मैं सवाल करूंगा, और सर मेरे लेकिन की वजह से तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है ना। मैं इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रहा हूं। अच्छा, आपने पेट्रोल की कीमतों के ऊपर सवाल अलग करना है, लेकिन जहां होगा मैं पूरी तरह बताऊंगा कि कितना लेकिन है। सही है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बात चलें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर के मामलात हैं, ये तमाम चीजें, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सर इसमें मेरा लेकिन कहीं भी नहीं है, ये अभी भी मेरा लेकिन ही है इसमें। बिल्कुल 100% जायज है। पेट्रोल की कीमतें बड़ी परेशान कौन है, और बिजली की कीमतें भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, बिलाशुबा ऐसा है। लेकिन ये फरमा दीजिए कि पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी मंडी में बढ़ी है या हमारे ऊपर खान साहब खुद माने थे IMF से, ये वही मुआहदा है ना जो हमने नहीं किया बल्कि इमरान खान साहब ने किया था। ठीक है। उस मुआहदे के अमल दरामद में अगर हमें पाकिस्तान के जो सब्सिडियां थी वो विड्रा थोड़ी बहुत करनी पड़ी है, वो जवाब पे पास ऑन करना पड़ा। इसके अलावा क्या रास्ता है? अगर कोई और रास्ता है कि तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ाए बगैर, सब्सिडियां कम किए बगैर, IMF को राजी किए बगैर, अगर आगे बढ़ने को कोई रास्ता है तो आप या कोई और इकोनॉमिस्ट या कोई और समझदार बंदा हमें बताए। अच्छा सर, हमारी तो रोजी बात होती है माहिर माशिया से, इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, कैसे बेहतर किया जाए, माहिर माशिया से रोज बात होती है। सर उन्होंने ये बात कही है कि IMF ने पहला मुतालबा रखा था कि ये जो काबीना का हजम है ना, तकरीबन ये 80 से 85 के करीब काबीना हो गई है, जिसमें मावने खुसूसी भी हैं, जिसमें वुज़रा भी हैं, जिसमें एडवाइज़र भी हैं, तमाम लोग शामिल हैं। सर इसका हजम कम किया जाए तो सर ये तो पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबिलिटीज में है। जी देखिए, आपकी इतला के लिए अर्ज है, इस वक्त काबीना के अरकान की तादाद उतनी है जितनी आईन पाकिस्तान में दर्ज है, उतने ही एडवाइजर है, बल्कि एक एडवाइजर कम है, और टोटल तादाद जिसको आप काबीना गिन रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट्स को डाल के वो 85 है इस वक्त, 80 नहीं है। चलिए सर, मैं आपकी बात को मिनिमम तस्लीम कर लेता हूँ, आप सब सही बता रहे हैं सर, काबीना ये होती है, स्पेशल असिस्टेंट ये होता है, ठीक है सर, मैं आपकी बात सर मान गया सर ये बताइए IMF ने ये मुतालबा रखा है कि इसके हजम को कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिबेट तो हो सकती है ना, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है, इसकी तस्दीक करेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई शर्त उनकी तरफ से थी। ये वो शराइत है जो किसी मफरूजे के तहत है। अगर उनकी कोई शर्त हो तो, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर डिबेट है, इसमें रियलिटी कितनी है इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, आज खान साहब का बयान आपने सुना होगा, वो ही कहते हैं कि जनाब तमाम जो फैसले थे ना वो साबिक आर्मी चीफ कर रहे थे, तमाम चीजें उनकी थी, वो बेख्तियार किस्म के वजीर आजम थे। कायरा साहब क्या कहेंगे इस पे?
इमरान खान की इस बात बहुत घिसी पिटी बातें हैं, अब इसका जवाब देना कोई मुनासिब नहीं है, इसका बहुत जवाब देना। तो सर इससे ताल्लुक क्या है? हकीकत मतलब आप ही समझते हैं कि ये हकीकत पर मबनी है, जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो हकीकत के करीब तर हैं या नहीं है? आपके पास हकीकत होगी, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन इमरान खान ये बात इतनी दफा कह चुके हैं, और बाजवा साहब वही आर्मी चीफ है जिनको वो ताहियात एक्सटेंशन दे रहे थे। वो क्यों दे रहे थे? उसी वक्त दे रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। उस वक्त वो उनको ताहियात क्यों बनाने जा रहे थे? ये जरा कभी उनसे पूछ लीजिए। बाकी इमरान खान ने ये बातें इतनी दफा रिपीट की है, उनकी बातें आपकी अहमियत के लिए होंगी। सर मेरे लिए आप इन बातों को सारा दिन बैठ के इसी को हम घोटा लगाते हैं। सर मेरे लिए आपकी बात भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी उनकी है, खान साहब की, उतनी आपकी भी है सर। ये रोज वो खान साहब का यही एक तरीका है, रोज शाम को बैठ के वही बातें रिपीट करते रहते हैं और आप उस पर प्रोग्राम करते हैं। हम तो इससे जवाब दे दे के तंग आ गए। अच्छा तंग आ गए, चले सर, थैंक यू सो मच। कराया साहब हमारे साथ मौजूद हो, कह रहे हैं कि हम तो जवाब दे दे के तंग आ गए, लेकिन सारी सूरत हाल पर डिटेल में उन्होंने बात की, लेकिन इस बात को तस्लीम किया कि जनाब महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। IMF के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जनाब क्या हो रहा है ये सागदार साहब बताएंगे, लेकिन सूरत हाल काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। 170 अरब रुपए के मिनी बजट की बात की जा रही है। IMF से मुआहदा हुआ है नहीं हुआ इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जनाब क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो गया है? जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जरा मजीद बात करेंगे। जफर साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आने वाला वक्त है, 170 अरब के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली ये माने कि हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आ गए, करीब हैं, श्रीलंका की सूरत हाल बनने जा रहे हैं? क्या कहेंगे सर, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि हम डिफ़ॉल्ट में आ गए हैं, और ये कहना कि हम इतना रह गया है और इतने दिन का, ये सब बातें हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। हमारे जो लेने थे कर्ज है वो हम नहीं फेंट सके। तो पहले बात तो ये है, तो ये ख़त्म करें ना कि नहीं हुआ है और 10 और 12 दिन, हम 2 महीने से डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। एक नहीं तो ये क्यों 900 जहाज़ क्यों खड़े, वो 900 कंटेनर्स हमारे क्या कहते हैं पोर्ट्स पर, हार्बर के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? एक दूसरी बात ये है, हाँ एग्जैक्टली, तो नहीं खुल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम पैसे नहीं है ना? आप बताएं और क्या मतलब है इसका? सही है। अच्छा लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका बराह रास्त पाकिस्तानी आवाम पर पड़ रहा है, और ऑब्वियसली डॉलर है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। प्रैक्टिकली चीजें अब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की तरफ जा रही हैं। एक इंसान के लिए अपना घर चलाना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई बजट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कितने रिजर्व रहते नहीं रहते, लेकिन हर चीज जो कि बाहर से आ रही है, उसमें वीट आप कह सकते हैं, गंदम, दालें, पेट्रोल, तो सर ये आने वाली जिंदगी किस हद तक मुश्किल होने जा रही है पाकिस्तानी आवाम की? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल है और होने वाली और भी मुश्किल होगी। मगर और इन्होंने जो क्या कहते हैं मेडिसिन दिया है आपकी बीमारी के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को इन्होंने बढ़ा दिया है, टैक्सेस को इन्होंने बढ़ा दिया है। आप मुझे बताएं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पाकिस्तान को तो किस पे असर होता है? 2 लोगों पे असर होता है। एक होता है गवर्नमेंट जो बहुत कर्ज ली हुई है, उस पे बड़ा असर होता है, और भी कर्ज में वो डूब जाती है। और किस पे असर होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उनका एक्सपोजर जितना ज़्यादा है, जिन्होंने कर्ज लिया था डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनका भी बढ़ जाता है। मगर पब्लिक का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान में मॉर्गेज पे बहुत कम लोग घर रहते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब नहीं है कि वो घर नहीं लेंगे। अगर पैसे नहीं हैं आप घर नहीं लेते, आप मॉर्गेज पे नहीं जाते। और अच्छा होता कि अगर ये टैक्स जब वो असेस कर रहे हैं कितना होता, बड़े माल में एक टैक्स, खोखे पे एक टैक्स, दूसरी जगह एक टैक्स, तो ऐसा तरीके से फिट करें कि उनका फाइन पे ना देना, टैक्स पे, माने कि मिसाल के तौर पे 10% से ज़्यादा ना करें, कहें कि भाई फिक्स टैक्स है आप पे 10%। तो जब लोग देखेंगे कि अगर उनकी 10% ना दें, उनका जो फाइन होगा वो ज़्यादा होगा, तो शायद वो टैक्स दे दें, ब्रॉड बेस हो जाए और टैक्स कलेक्शन भी होने लगे।
देखिए, जब आप मिसाल के तौर पे कंजम्पशन पे कम करते हैं टैक्स, पेट्रोल पे कम करते हैं टैक्स, तो ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं पेट्रोल, और जब ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो अमूमन कलेक्शन गवर्नमेंट को भी ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक नया साइंस मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये 2-3 तरीके होते हैं एक मार्केट को रीस्टार्ट करने, एक मार्केट को इनकरेज करने। ये एक ही जो ये होता है इधर के थोपो टैक्स, थोपो प्राइसेस, और उनको क्या कहते हैं ख़त्म करो, डिमांड को इस तरीके से कम करो। और भी तरीके हो सकते हैं जो इतने ये नहीं है, इतने व्हाट आर यू, आप कर क्या रहे हैं आपके अपने साथ? ये कौन सा क्वालिफिकेशन है आपका? मजहब क्वालिफिकेशन है टैक्स एक्सपर्टीज का? हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है यार, ये किस रुख पे हम निकले हुए हैं ऐसे मौके पे। ठीक है, अच्छा सर, ये 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात की जा रही है, मिनी बजट की बात की जा रही है सर, इससे तो एक अलग ही सुनामी आ जाएगा ना महंगाई का। और फिर जाहिर सी बात है इसी साल हुकूमत की तब्दीली भी होनी है, इंतखाबात भी होना है, फिर बजट ही पेश किया जाना है, पहले मिनी बजट उसके बाद बजट, तो सर कमर टूट जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। कोई नहीं टूटेगी। आप ऐसे करें ना कि जैसे मैंने कहा है कि गरीबों को टैक्स दें और टारगेटेड टैक्स उठाएं। जिसके पास 2 लीटर गाड़ी है तिगना कर दें उस पर टैक्स। जो फलाने 2000 इस पे रहता है, गज के घर है, उसको लगाएं उस पर टैक्स। डरते क्यों हैं आप? इसलिए आपको पता है कि वो लोग जो हैं वो असली लोग हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। वो एक एलीट है, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमी एलीट कैप्चर हो गया है। एग्रीकल्चरल टैक्स लगाएं। किस मुल्क में एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं होता है भाई? बताएं जल्दी से, एक मुल्क का नाम ले लें। आप क्या समझते हैं कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मगर आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आउटलुक वैसी होने चाहिए। जफर इलाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक और अहम मसला, तुर्की में जो जल्जला आया, तुर्की और शाम में अभी तक जो जल्जला आया है उससे अभी तक हलाकतों की तादाद 28,000 से तजावुज कर गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है जनाब, और बड़ी दिलचस्प बहस है, और बहस का मकसद यह है और उसमें टॉपिक यह है कि जो जल्जला आया ये कुदरती आफत नहीं है, ये कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से तुर्की और शाम में जल्जला आया, और उसको हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हार्प टेक्नोलॉजी क्या है? तुर्की में जल्जला और पाकिस्तान में सैलाब से हार्प का क्या ताल्लुक है? तुर्की, शाम, सीरिया में गुज़िश्ता दिनों आने वाले बदतरीन जल्जले से अभी तक 28,000 से ज्यादा अफराद की जान जा चुकी है। हजारों की तादाद में इमारतें हैं जो कि जमीन बोस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुर्की में निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। शहरी दुनिया की इमदाद के मुंतजर हैं, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हुकूमती और फलाही तंजीमें मसरूफ अमल भी दिखाई देती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और बहस भी जारी है कि तुर्की में जल्जले का असल मकसद अमेरिका की जानिब से प्रोजेक्ट हार्प टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया सार्फी तुर्की में आने वाले जल्जले और पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस जून जुलाई में आने वाले सैलाब को अमेरिका के प्रोजेक्ट हार्प को करार दे रहे हैं। हार्प इस वक्त माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जबकि हालिया जल्जले ने तुर्की में क़यामत का मंजर पेश कर दिया है। लाखों लोग मुतासिर हैं, हजारों अफराद मलबे तले अब भी दबे हुए हैं, जबकि हजारों की तादाद भी इस वक्त लुक़्मा अजल बन चुकी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी वहां पर दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। सोशल मीडिया सार्फी ने इल्जाम आयद किया है कि जनाब तुर्की जल्जले में भी अमेरिका का हाथ है, और यह सब कुछ हार्प प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। हम यहां बात करते हैं जनाब, हार्प असल में है क्या चीज? किस चीज का नाम है हार्प? हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव एरोलल रिसर्च प्रोग्राम या हार्प साजिशी नजरिए गढ़ने वालों के लिए बड़ा जरखेज मैदान है। चांद पर लैंडिंग की तरह इस साइंसी प्रोग्राम को इन हजरात की तरफ से इतनी तवज्जो क्यों मिली है? हार्प के जरिए मौसम कंट्रोल किए जा सकते हैं, तूफान बपा किए जा सकते हैं, जल्जले लाए जा सकते हैं, दरिया उछाले जा सकते हैं, मिसाइल और जहाज गिराए जा सकते हैं, दुनिया भर का मवासलाती निजाम नकारा किया जा सकता है, लोगों के जहनों और मूड पर भी असरअंदाज हुआ जा सकता है। ये वो दावे हैं जो इस प्रोग्राम के साथ वाबस्ता रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी दावा दुरुस्त साबित होता है तो जनाब यकीन जानिए ये दुनिया में टेक्नोलॉजी का ताकतवर तरीन प्रोग्राम होता
और ये हुकूमती या अस्करी राज हो। इसके बरक्स भाई ये क्लासिफाइड भी नहीं है। अलबत्ता इसकी फंडिंग में यूएस एयरफोर्स, नेवी और डार्पा का हिस्सा भी है। 2014 में इसके बजट में की जाने वाली तखफीफ की वजह से इस प्रोग्राम की जमीन और अलाज समेत प्रोग्राम की मिल्कियत यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के हवाले कर दी गई थी। अब ये प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी चलाती है। इसका मकसद क्या है? जमीन की फिजा में आयनोस्फेयर की स्टडी, इसका खलाई मौसम से इंटरेक्शन और उनकी वजह से रेडियो वेव पर मवासलात पर होने वाले असरात की स्टडी। इतनी कम फ्रीक्वेंसी जनाब के वीएलएफ और ईएलएफ रेडियो विजन की जनरेशन, इस कम फ्रीक्वेंसी पर बड़ी दूर तक राब्ते किए जा सकते हैं। जेरे जमीन स्ट्रक्चर का मुशाहिदा किया जा सकता है। जेरे समंदर आबदोजों से राब्ता किया जा सकता है। यह पेचीदा साइंस है और यह प्रोग्राम जिस तरीके से काम करता है जनाब, वो भी पेचीदा है। बुनियादी उसूल यह है कि कोशिश की जाए जिस तरह सूरज जमीन के बलाई सतह से उसके साथ इंटरेक्ट करता है, वही काम करने की कोशिश की जाए ताकि आयनोस्फेयर पैदा किया जा सके और फिर इसके असरात का मुतालिया हो सके। इसको एक कंट्रोल्ड तरीके से ऐसे करना जैसे दोहराया जा सके। ये इसके लिए इस प्रोग्राम का एक बड़ा चैलेंज है और जाहिर है इसको बहुत बहुत छोटे स्केल पर भी किया जा सकता है। दरअसल इसकी हकीकत अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से है, जो 25 से लेके 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीने पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वॉट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई थी, जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियों, जमीनी ज़खायर की तलाश करना और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हुसूल था। जमीन के ऊपर फजा की मुख्तलिफ तहों में से एक तह का नाम आयोस्फेयर है, जिसकी मोटाई सतह जमीन से 70 से लेके 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मज़बत और मनफी आयंस पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े एंटीना की मदद से आयनोस्फेयर में भेजा जा सकता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जा सकती हैं। अमेरिका में यह टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक आ चुकी थी, यानी अमेरिका 2000 में इसको हासिल कर चुका था। 2000 से लेकर अब तक एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में आने वाले सैलाब, तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियों तमाम सवाले निशान आते हैं जनाब। इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की क़यास आराइयां की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये क़यास आराइयां सच हो सकती हैं, जैसे अफगानिस्तान में 2002 में आने वाले ज़लज़ला जनाब, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला ज़लज़ला, 2010 का सैलाब कह लें पाकिस्तान का, जिससे $70 अरब का नुकसान हुआ। ये तमाम चीज़ें फितरी तो नहीं हो सकती थी। चीन में 2008 का ज़लज़ला, 2010 में आने वाला ज़लज़ला, जापान की अगर बात की जाए तो वहां पर 2011 में आने वाले सुनामी और ज़लज़ले भी इससे जोड़े जा सकते हैं। अब चूंकि ज़लज़ले की वजह से तुर्की और शाम में तबाही मच गई है, तो वहीं सार्फिन की तोपों का रुख एक बार फिर से अमेरिका की जानिब मुड़ गया है और यह कहा जा रहा है कि जनाब ये तमाम चीज़ें इसी वजह से हो सकती हैं। इसमें हकीकत क्या है, मामलात क्या हैं, चीज़ें क्या हैं जनाब, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसकी हकीकत क्या हो सकती है। वैसे ये भी कहा जाता था कि जो कोरोना वायरस है जो चाइना से निकला था, इसका मौजूद भी अमेरिका ही था जनाब। तो इस पर हकीकत क्या है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, रही सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।